श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। आप लोग उपसर्ग को सरलता से न लें, क्योंकि जहां पर उपसर्ग के क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं वहां हमें याद आता है कि अगर उपसर्ग का अध्ययन हम समुचित ढंग से करते तो ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते। इस वीडियो के दौरान हम उपसर्ग का गहनता से अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि लोग ये मान लेते हैं कि उपसर्ग तो बहुत सिंपल होते हैं और ये शब्द से पहले लगते हैं, अपन उनको लगा देंगे, ये क्वेश्चन तो अपने गलत नहीं होगा। लेकिन गलती कहाँ होगी, कहाँ बैरियर है, कैसी बहुत ही गहनता से इसका अध्ययन करने हम जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में उपसर्गों का बहुत ही महत्व है। ये बात हमने कही है तो इसको सरलता से न लें, क्योंकि जब हम पूरी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण है। उपसर्ग अध्ययन हेतु संधि ज्ञान आवश्यक है। ये हमें आवश्यकता पड़ गई। उपसर्गों का अध्ययन करना है तो आपको संधि आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण में हमारी YouTube चैनल पर संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक मौजूद है। सारे टॉपिक मतलब सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। अगर आप सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे तो संस्कृत में पारंगत हो जाएंगे। वर्णमाला, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न, संधि, अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य, पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, संवाद, अनुच्छेद, कथा लेखन, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, कथाक्रम संयोजन, अनुवाद, गद्यांश, पद्यांश, पाठ्य पुस्तक, अशुद्धि संशोधन और अनुवाद लेखन, ये आपके हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो सब आपस में कनेक्टेड है। हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, लेकिन उपसर्ग का किससे कनेक्शन है वो बता रहे थे कि ये इसका संबंध संधि से है। तो ये संधि, ये जो टॉपिक है ये आपस में कनेक्टेड है। इन दोनों का संबंध इनसे है। ये शब्दरूप, धातुरूप आपको याद नहीं हो तो ये समझ में नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे और ये बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए शब्दरूप, धातुरूप ये अपने संस्कृत की आत्मा है, इसलिए इसको गहनता से पढ़ें। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल उपसर्ग पढ़ करके नहीं छोड़ने हैं, आपको सारी संस्कृत व्याकरण पढ़नी है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया शब्द से पहले जुड़कर उसके मूल स्वरूप एवं अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आप लोग कहते हो कि वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़ते हैं, व्हाट इज व्हाट दिस इज वर्ब ओनली, नॉट देयर नाउन। यहां पर ये शब्द है वो क्रिया शब्द है, वहां पर संज्ञा शब्द नहीं आएगा, क्योंकि उपसर्ग हमेशा क्रिया से पहले जुड़ता है। तो ये सारा ज्ञान आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। ये आप वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे लाल बटन में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए। और उसके बाद में हमारे चैनल का जहां नाम लिखा उसको आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं वो बॉटम में चला जाएगा और उसके ऊपर ये होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल आएगा। तो आप प्लेलिस्ट क्लिक करें। प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। ये आपको थोड़े से दिख रहे हैं तो ऐसे स्विप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। और ये कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबें, संस्कृत की किताबें, सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं। आप जिस क्लास को क्लिक करेंगे सारे पाठ आपके ओपन हो जाएंगे। और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। जिस क्लास को क्लिक करेंगे उस क्लास की सारी व्याकरण खुल जाएगी और उसके सारे वीडियो आप अच्छे तरीके से देख करके समझ सकते हो। उसके अलावा रीट, राजस्थान सरकार द्वारा 3rd ग्रेड एग्जाम में रीट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत व्याकरण के। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, यानी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड लेवल के संस्कृत व्याकरण वहां पर होते हैं। उसको बहुत ही सरल तरीके से कक्षा 6ठी से 10वीं स्तर की व्याकरण के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अनुसार पढ़ाए हुए हैं। तो सारा सिलेबस आपका संस्कृत के वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे और वहां पर आप अध्ययन कर सकते हैं। जाइए कहीं नहीं, हम उपसर्ग शुरू करवा रहे हैं। इसके 4-5 नोट्स बना करके हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते समझाते आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, वे शब्दांश जो किसी क्रिया शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके मूल स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, संस्कृत में केवल 22 उपसर्ग होते हैं, द्वाविंशति। कितने होते हैं?
द्वाविंशति। द्वाविंशति का मतलब समझते हो? द्वा यानी 2 और विंशति यानी 20। 2 और 20 कितने होते हैं? 22। द्वाविंशति संस्कृत में ऐसे लिखते हैं। और हमारे गिनती वगैरह ये सारे शब्द रूप धातु रूप पूरे चैनल पे करवाया है, सारे अध्ययन करो। परंतु हिंदी में अनेक होते हैं उपसर्ग, हिंदी में बहुत सारे होते हैं। हिंदी के उपसर्गों में तो संस्कृत के उपसर्ग तो एक प्रकार मात्र है। हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे ना तो ऐसे कहेंगे बे उपसर्ग और इंग्लिश के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग तो आपके हिंदी में एक प्रकार मात्र है, तो संस्कृत में ज्यादा टेंशन नहीं है, 22 उपसर्ग ही है। तथा अंग्रेजी में जो प्रीफिक्स लगते हैं ना उस नाम से उपसर्ग होते हैं, ये इंग्लिश में होते हैं, ये हिंदी में सारी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ी जाती हैं, इसलिए हमने जो वचन पढ़ाए थे वो भी तीनों भाषाओं में कंपेयर करके तुलनात्मक पढ़ाए, और पुरुष पढ़ाए थे वो भी तीनों भाषाओं का कंपेयर करके पढ़ाए गए थे। अब हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो इनको भी ध्यान से पढ़ें आप, क्योंकि बात यहाँ पर तुलना की इतनी थी, बाकी तो अपना संस्कृत और संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत के 22 उपसर्ग प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आंग नी अति अति अपि सु प्रति परि अभि उप उत। अब ये एक एक उपसर्ग अपनी अपनी विशेषता लेकर आए हैं, क्योंकि इनमें क्या विशेषताएं, आप सीधा प्र जोड़ करके प्रकार जोड़ दिया, कार के अंदर प्र उपसर्ग है, ये नहीं, इसके अंदर कुछ मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है। उन रहस्य को यहाँ पर जानते हैं। 22 के 22 उपसर्ग पहले तो आपको बोलने आने चाहिए, उसका स्वरूप आना चाहिए। अब बात करते हैं उपसर्गों के प्रकार। आपने कभी उपसर्गों के प्रकार देखे क्या? लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे पहली बार हमने ये प्रकारों में बांटा है, तो आप प्रकारों में बांटेंगे तो आपको अच्छे से इसका समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रकार में क्या विशेषता है। नेक्स्ट नोट्स में हम बताएंगे। पहला नोट्स है ये अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग कितने हैं? 4। एक तो प्र, एक अप, तीसरा अव और चौथा उप। ये उप 21वां। प्र, अप, अव, उप। ये 4 के लास्ट में क्या? अ की मात्रा है। प्र अ, अप प के अंदर, अव व के अंदर, उप व के अंदर, प के अंदर। तो ये चारों उपसर्ग अकारांत है, जिसके अंदर कुछ समानता है। उस समानता की वजह से ये उपसर्ग जिस वर्ग के चिपकते हैं उस चिपकने के प्रकार को समानता से देखेंगे। मतलब समझ में आया? आ गया। आकारांत उपसर्ग लास्ट में आ की मात्रा परा, एक मात्र उपसर्ग है। 4 ये अकारांत, आकारांत एक ही है, और इकारांत लास्ट में ई की मात्रा है ना, वो वाले उपसर्ग आपके 8 है। वी से स्टार्ट हो रहे हैं, नी 11वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 18वां, 19वां और 20वां। वी, नी लास्ट में ई की मात्रा, अधि, अति, अपि, प्रति, परि और अभि। ये आपके 8 उपसर्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकारांत उपसर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में ई की मात्रा आती है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ई कहां पर होता है? यण संधि में होता है। संधि को आप अच्छे तरीके से पढ़ो। हमारे चैनल पे इतनी अच्छे तरीके से संधि पढ़ाई हुई है कि पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी। सारी संधि एक ही साथ, स्वर संधि को पूरे यहीं समझा दिया। कोई दीर्घ पढ़ा रहे हैं, फिर वो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, बच्चों में अस्त व्यस्त नहीं होगा, बिल्कुल मस्त माइंड हो जाएगा अगर आप संधि पढ़ लोगे। कोई भी टॉपिक, हमारे लिए कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, चाहे कारक पढ़ो, वाच्य पढ़ो, सब एकदम सरल कर देंगे आपके लिए। क्योंकि पढ़ाने वाले के लिए हार्ड होता है ना, तो पढ़ने वाले के लिए हार्ड हो जाता है। पढ़ाने वाले के लिए सरल होता है, तो पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल चुटकी में ही सरल हो जाता है। उकारांत उपसर्ग 2 ही है, अनु और सु। अनु और सु ये 2 उकारांत है। इसमें भी यण संधि आती है, लास्ट में उ की मात्रा आती है, यण संधि होगी। उ का वह बनता है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर उ, ई, ये होता है किसके? यण संधि के। इसलिए ये इकारांत वाले 8 एक प्रकार से इसका अध्ययन होगा, और उकारांत वाले 2 इनका एक ही प्रकार से इनको साथ में समझेंगे। अब आते हैं 5वां हलंत। हलंत का मतलब लास्ट में, हलंत मतलब लास्ट में ये हलन, हल होता है ना, वो वाले कितने हैं? 7। और इन 7 को
1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड किया है। सातों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में। मकारांत लास्ट में मैं आता है, वो वाला एक ही है। कौन सा? सम। ये सम लास्ट में मकारांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लास्ट में आता है ना, वहां पर अनुस्वार संधि, परस्पर संधि है ना, जस्त्व संधि, बहुत सारी संधि आती हैं जो मैं लास्ट में आता है, उसकी वजह से बन जाता है। और ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम उपसर्ग को कम मत जानना, बहुत जगह काम आता है। उसके बाद में सकारांत। सकारांत का मतलब दुस और दुस और निस। दुस और निस है यहाँ पे, दुस और निस दो उपसर्ग हैं क्योंकि लास्ट में स की मात्रा है, स है, तो दुस और निस ये दो सकारांत है। इसकी अलग सी विशेषता है। स लास्ट में आता है ना, तो सजुत्व संधि आती है व्यंजन संधि में, और विसर्ग संधि में सत्व विसर्ग संधि आती है। तो ये दुस और निस, क्योंकि दुस से दूर, निश नहीं रहता है तो दूर कर दिया है। दुस और निश ये सकारांत है। अब आते हैं रकारांत। लास्ट में रकारांत आते हैं तो दुर और निर, ये लास्ट में रह आते हैं। ये इसके अंदर रुत्व विसर्ग संधि आती है और बाकी ये र उर्ण रप्र सूत्र से ऊपर चला जाता है। दोनों में समानता होती है, तो समानता से इसका अध्ययन करेंगे। अब आते हैं गैकारांत। गै लास्ट में आता है, वो एक मात्र ही है। आंग, आंग, इसको ग पढ़ते हैं, न ड पढ़ते हैं, न ड पढ़ते हैं, ड नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत में ग पढ़ते हैं। आंग में एकमात्र ऐसा उपसर्ग है जिसके अंदर ये ग कट जाता है, सिर्फ आ शेष रहता है। तो आप कहोगे तो ये तो आकारांत हो गया। आकारांत एक ही लिखा आपने, परा, आ भी इधर आता है, इधर नहीं आता है। इसका मूल क्या है? गैकारांत है। तो ये आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है जो कि गकारांत में आता है। उसके बाद में तकारांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत उपसर्ग, ठीक है ना, उज्जवल, उत धनज्वल, इस तरह के बहुत सारे शब्द है जो त की वजह से आता है। ये इस उत उपसर्ग को क्यों बनाया है, सम उपसर्ग को क्यों बनाया है? ये सम और उत उपसर्ग है ना, ये बहुत जगह संधि में काम आएंगे, इसीलिए ये प्रत्येक उपसर्ग अपनी अपनी जगह काम आते हैं। अब देखिए, इसका अपन एक एक का अध्ययन करेंगे, प्रत्येक को अलग अलग खोल खोल के देखेंगे। अकारांत 4, आकारांत 1, 4 और 1 5, और इकारांत 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 उपसर्ग हो गए। अब एक एक को खोल के देखते हैं। चलिए अब अपन एक एक को अलग अलग से देखते हैं। पहला कौन सा है? प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग अकारांत है, अतः आवश्यकता अनुसार दीर्घ संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम अक्षर अ किस किस का होता है? दीर्घ का, गुण का और वृद्धि का। अब देखिए, प्र प्लस भवती, ये आपका उदाहरण है। तो भवती में ये भा व्यंजन आ गया, इसलिए कोई संधि नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा कैसा जुड़ गया, छोटा बच्चा भी कर देता है। प्रभवती, ये प्र उपसर्ग है, भवती आपका धातु रूप है, यानी क्रिया आती है यहाँ पर। प्राचार्य को ध्यान से देखो, प्र प्लस आचार्य, ये आप 10वीं स्तर तक ऐसे करते हो, लेकिन आचार्य शब्द है उसके अंदर भी आंग उपसर्ग है, चर धातु है और लेप प्रत्यय है। ये प्रत्यय प्रकरण पढ़ोगे तब आपको चर धातु लेप प्रत्यय बोलना पड़ेगा। उपसर्ग वहां आता है जहां पर लेप प्रत्यय आता है, जहां उपसर्ग नहीं आता है वहां कत्वा आता है। तो ये आपके प्रत्यय प्रकरण में पढ़ाया हुआ है। यहां पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्र प्लस आचार्य, तो प्राचार्य में प्र उपसर्ग है। प्रगत है आचार्य इति प्राचार्य, इसके अंदर समास भी है, संधि भी है, प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है। अब देखिए, प्र उपसर्ग आपका 2 ही उदाहरण से क्लियर हो गया होगा, बाकी अध्ययन आपको करना है, यहां केवल समझना है। अब परा उपसर्ग, परा उपसर्ग आकारांत है, फिर भी यथा प्राप्त संधियां बहुत कम होती है। लास्ट में आ की मात्रा आती है तो दीर्घ, गुण और वृद्धि संधियां होती हैं, लेकिन यहां पर बहुत संधियां कम होती है। देखिए, परा प्लस जय पराजय, परा प्लस भव पराभव, परा प्लस काष्ठा पराकाष्ठा, तो यहाँ कोई संधियां नहीं है। लेकिन पराधीन में ऐसा लगता है कि यहाँ पर परा उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर शब्द और अधीन शब्द है, तो पर के साथ अधीन जुड़ा तो पराधीन बना। पर का मतलब दूसरों के, अधीन
दूसरों के अधीन होता है वो पराधीन होता है। तो यहां पर आपके उपसर्ग नहीं है। अब बात करते हैं अप की। समझ में आया दोनों? अप उपसर्ग के अंदर अप और नैति, अपनैति, अपकार, क्योंकि यहां पर ए आता है लेकिन संधि दीर्घ संधि बहुत कम हो रही है। अपकार, अपकार, अपहरति, अपहरति, ठीक है ना। इसमें कार के अंदर क्री धातु है, इसके अंदर नी धातु है क्योंकि धातु रूपी होता है। इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं आता है, उपसर्ग के साथ हमेशा क्रिया ही जुड़ती है। अब देखिए सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मकारांत उपसर्ग होने के कारण अनुस्वार, अनुनासिक, जस्त्व आदि व्यंजन संधियां होगी। यहां देखिए सम प्लस हार, संहार बना, यहां अनुस्वार संधि हुई। मैं का जहां पर भी अनुस्वार होता है वो अनुस्वार संधि होती है, ये व्यंजन संधि की। सम प्लस यंता, संयंता, ठीक है ना। यह के ऊपर चंद्र बिंदु है, ये पर सवर्ण संधि है, बाद वाले जैसा बन रहा है। यह यहां पर इस मैं का बाद वाले जैसा बन गया, मतलब यह का यह अनुस्वार वाला बन गया। सम प्लस यंता, संयंता, तो यहां सम उपसर्ग है संयंता में। अब यह चीज आपको संधि में समझनी है। सम प्लस गम, इसके अंदर दो संधियां हैं। सम मैं का ये गया बन गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में गम है, तो गम की वजह से जस्त्व भी प्राप्त हुआ है और ये आपके पर सवर्ण संधि भी प्राप्त हुई है, बाद वाले जैसा बन रहा है, ठीक है ना। बाद वाले जैसा बन रहा है। उसके अलावा यहां पर जो आपके हैं अनुनासिक संधि प्राप्त हुई है, इस लय को अनुनासिक बना दिया गया है। उसके बाद में ये देखो सम उपसर्ग के अतिरिक्त जो मैं का क्या बनता है उस संधियों में विस्तार से जानेंगे। यहां केवल आपको यह समझना है कि संहार में सम उपसर्ग है, संयंता में सम उपसर्ग है, संगम में भी सम उपसर्ग है। बाकी के अध्ययन आप लोग उदाहरणों के माध्यम से कहीं से भी कर सकते हो। अब आता अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग में उकारांत होने के कारण यथा प्राप्त यण संधि होगी। लास्ट में ऊ की मात्रा आती है तो क्या होता है, ऊ का वह बन जाता है। इधर ऊ आता है और उसके बाद में कोई भी स्वर आता है ना, स्वर आने की वजह से ये ऊ वह बनेगा हलंत वाला और उसके अंदर वो स्वर जुड़ जाएगा। यहां अनु प्लस सार, तो यहां पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए अनुसार जैसा है वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। अनु प्लस अय, तो यहां ऊ के जस्ट बाद में स्वर आ गया तो उस ऊ का वह बन जाएगा। जब ऊ का वह बनेगा तो न के कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो न ऐसा का ऐसा रहेगा और उस ऊ का वह बनेगा, उस वह के अंदर ए जुड़ जाएगा क्योंकि वह आधा बनेगा। उस ऊ का वह बनेगा, उसके अंदर ए जुड़ेगा तो यहां पर वह पूरा बन जाएगा, तो अन्वय बन गया। इस तरीके से बना, अनु प्लस अय का अन्वय बना। इसी तरह से अनु प्लस एषण, अनु आधा न बन गया, वह का ऊ बन गया, वह का ऊ का वह बन गया, ऊ का वह बना, उस वह के अंदर ए जुड़ा तो वे बन गया, तो आधा न वे, अन्वेषण बना कि नहीं बना। बाकी समझ में नहीं आया तो यण संधि में समझिए। अनु प्लस सार अनुसार, अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस एषण अन्वेषण। ये जो मैंने प्रक्रिया समझाई इसको धीरे धीरे समझे, वीडियो को पीछे लेकर के समझे, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आती है उसको नहीं समझते हैं तो बाद वाली चीज समझ में नहीं आती है। अब भी क्या है, अ लास्ट वाला है, लेकिन यहां पर अव प्लस तार अवतार सिंपल है, अव प्लस नमन अवनमन सिंपल है, अव प्लस आधार, तो यहां पर आ की मात्रा है, यहां अ की दीर्घ संधि से अवाधार बन गया। चलिए अब सातवां उपसर्ग है निश। निश सकारांत है, ठीक है, लास्ट में स आधार है। सकारांत उपसर्ग होने के कारण सत्व विसर्ग संधि होगी और व्यंजन संधियां भी होगी, जैसे सजुत्व। सजुत्व संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर स हो सकता है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स हो सकता है। तो यहां तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर स ही होगा क्योंकि उपसर्ग पढ़ रहे हैं। यहां पर निश प्लस चित, तो यहां जो ये स है उस स का ये श बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये च वर्ग की वजह से ये इस स को च वर्ग वाला श तालव्य स बनना पड़ता है। ये आपको सचुत्व व्यंजन संधि याद है तो आपको समझ में आएगा, और वहां आप एक बार और समझ लेना। तो यहां पर निश प्लस चित निश्चित,
यहाँ संधि विच्छेद भी है और उपसर्ग शब्द भी है, ठीक है ना। निस प्लस चित, यहाँ पर आपके निस उपसर्ग है। निस प्लस ठुर, तो इस स का इस ट वर्ग की वजह से ये षटकोण वाला श बन गया, तो निष्ठुर बन गया। शब्द में निष्ठुर दिख रहा है तो आपके ऑप्शन में निस के इस स के अंदर आधा षटकोण भी मिलेगा, लेकिन वो आपके गलत होगा। उपसर्ग हमेशा निस में स सड़क वाला ही लिखा जाता है, ठीक है ना, दंत्य स ही लिखा जाता है, इसलिए ये आपका राइट है और शब्द ये राइट है। निस प्लस तार, तो त वर्ग के साथ में हमेशा यही स रहता है, इसलिए यहाँ पर भी निस्तार में स ऐसा ही लिखा जाएगा। तो ये तीनों संधियों के एक एक उदाहरण है। इसके हजारों शब्द मिलेंगे, इसके जैसे आपको हजारों शब्द मिलेंगे, इसके जैसे तो लाखों मिलेंगे, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम आपके रहेगी निस प्लस प्रयोजनम, तो यहाँ पर प वर्ग का प या फ आए तो उससे पहले उपसर्ग का श होता है, तो उस स को षटकोण बनता है, तो निष्ठ प्रयोजन में इस तरीके से बनेगा, क्योंकि निष्ठ का स उपसर्ग का है, बाकी का स आए तो अलग पोजीशन रहती है, इसलिए निष्प्रयोजन में ऐसा शब्द बनेंगे। क्योंकि आपको दे देंगे निस प्लस प्रयोजनम, इसका सही क्या है, तो ऐसा निष्प्रयोजन लिख देंगे, सड़क वाला लिख देंगे, शंकर वाला लिख देंगे, है ना, सारे लिख देंगे, तो ये वाला राइट होगा। प फ से पहले जैसे निष्पाप, निष्पाप में भी यही होता है। आया समझ में? इस तरीके से निस उपसर्ग का आपके जहन में उतर गया है। नहीं उतर गया तो वीडियो पीछे लेके वापस देख लो, क्लास में होते तो दोबारा समझा देते, या तो यूट्यूब चल रहा है, समझ में आने वाले आगे समझेंगे। अभी अपन 8वां उपसर्ग पढ़ रहे हैं निर। निर के र अंत में होने के कारण यथा प्राप्त रुत्व विसर्ग संधि होगी, और नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। निर प्लस गम, ठीक है ना, ये उपसर्ग है आपका, निर प्लस गम, तो यहां पर ये जो र है ना, ये ग के ऊपर चला जाएगा, तो ग से पहले बोला जाएगा निर्गम, निर्गम, तो ये ग से पहले बोला जाएगा क्योंकि पहले ही तो है ना, नीर र अलंत आधा है तो आधा ऊपर चल गया, निर्गम, तो निर्गम में निर उपसर्ग है और कौन सा धातु है, गम, ठीक है। अब इसके अंदर संधि होती तो क्या होता, संधि होती तो ये होता निहि प्लस गम, इस र का विसर्ग बन जाता निहि प्लस गम, तो यहां पर रुत्व विसर्ग संधि बन जाती। लेकिन रुत्व विसर्ग संधि यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जो र है उसको अलग करना है, ये तो बाद में व्यंजन है। अगर बाद में स्वर आए तो क्या होगा, अरे स्वर व्यंजन का आपको ज्ञान नहीं है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए पहले अक्षर ज्ञान बहुत जरूरी है। निर र के अंदर आ र के अंदर चला जाएगा तो रा बन जाएगा, है ना, बाकी कुछ नहीं। नी का नी लिख दिया, र के अंदर आ रा लिख दिया और धार का धार लिख दिया, निराधार। आया समझ में? तो निर प्लस आधार, निर प्लस उपदेश, तो रह के अंदर वो जुड़ा है रूप बन जाएगा, निरूपदेश है। निर्गच्छति, यहाँ पर फिर व्यंजन आ गया, गच्छति क्या है, धातु रूप है, इसलिए ग के ऊपर चला जाएगा र, तो निर्गच्छति, इस तरीके से बन जाएगा। अब निर भी आपके क्लियर हो गए। अब आया दुस, निस और दुस तो एक जैसे ही है, पीछे हमने पढ़े थे सकारांत वाले दो ही है। ये जो पोजीशन यहाँ पर सह का हो रहा था वो यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा सकारांत उपसर्ग होने के कारण सत्व विसर्ग और व्यंजन संधियां होगी, सचुत्व आदि, वो चीज यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि सेम बात हो रही है। यहाँ पर दुस के साथ त जुड़ा तो यह दोनों तरफ चेंज होगा, एक तो इस सह का षटकोण बन जाएगा और तय वर्ग का ट वर्ग बन जाएगा ष्टुत्व से, तो दुष्टः, इसका दुस प्लस तः, ये संधि विच्छेद भी सीख लेना। और ये आपका उपसर्ग अलग करना है, दुस के अंदर दुस उपसर्ग है और ट का त बन गया। अब दुस प्लस चिंता, तो ये स सड़क वाला है, उसका संकर वाला बन जाएगा क्योंकि वही संधि है आपके ये वाली, ठीक है ना, सचुत्व संधि। दुश्चिंता, दुस्तर, त वर्ग की वजह से ये स ही रहता है, इसलिए दुस्तर बन गया, यहाँ पर निस्तार था। दुष्कर, ये निष्प्रयोजन था ना, तो वहां प फ और क ख की वजह से ये स उपसर्ग का श हमेशा षटकोण वाला बन जाता है, इसलिए दुष्कर में ये क होता है। आया समझ में ना, क्योंकि उपसर्ग दुस और निस दो ही है सकारांत, इसलिए उस स का ये षटकोण वाला बन जाता है प फ और क ख की वजह से। च छ होगा तो क्या बन जाएगा, च छ होगा तो आपके, इसको डिटेल से ही समझा देते हैं। यहाँ पर देख लो, निस और दुस का जो स है ना, वो स बाद में क ख आने की वजह से षटकोण वाला बन जाएगा,
बाद में च छ आने की वजह से शंकर वाला बन जाएगा, बाद में ट ठ आने की वजह से षटकोण वाला बन जाएगा, और बाद में त थ आने की वजह से सड़क वाला बन जाएगा, और बाद में प फ आने की वजह से षटकोण वाला बन जाएगा। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा में षटकोण वाला बनता है, और दूसरे में शंकर वाला, और तीसरे में, चौथे में आपके सड़क वाला। ये तो आपको याद, ये च के साथ ये समझ गए, शंकर ही रहता है, शंकर में चक्कर ही रहता है, तो शंकर में चक्कर, ये सड़क वाला तड़क वाला, ठीक है ना। आ गया समझ में। बाकी तीनों में ट क और प के अंदर षटकोण ही होते हैं। अब देखिए इसके बाद में निस उपसर्ग आपने पढ़ लिया और दुस भी पढ़ लिया, क्योंकि दुस का जो अंतिम था ये दुष्कर, इसको पढ़ लिया। अब दुर्योधन दुर उपसर्ग है, जैसे निर है वैसे दुर है। दुर्योधन, दुर प्लस योधन, यो के ऊपर रह आ गया, दुर्योधन। दुर प्लस आचार, तो यहाँ पर निर प्लस आचार था, रह के अंदर आ गया, तो यहाँ पर दुर के रह के अंदर आने में क्या शर्म आती है, दुराचार। इस तरह से दुर प्लस आचार। दुर्जन, दुर प्लस जन, ये रह जय के ऊपर चला गया दुर्जन, इस तरीके से दुर्जन बने। दुर्वास, वाह के ऊपर रह चला गया दुर्वास, इस तरीके से ये आपके तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पे आएगा ना, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मिस्टी और देख लो, रह कहां पर आता है, सह कहां पर आता है। सह वहां पर आ जाएगा जहां पर यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा आएगा, ठीक है ना। च पहला है, ये पहला है, क पहला है, प पहला है, तब ठ दूसरा है ना। तो ये स, निस और दुस कहां पर आएगा, जहां दूसरे पद का पहला अक्षर पहला दूसरा होगा। तो र, निर और दुर कहां पर आएगा, जहां द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तीसरा, चौथा, पांचवा यर लव, ये पड़ा य, ये व, ये तीसरा, और ये स्वर इसके नहीं आएगा। दुस और निस के कभी द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। ये नोट कर लेना, बातें कहीं नहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी किताबों में, ये बार बार पढ़ाने से एक सेंसिटिव समझ में आती है जो आपको बता रहे हैं। तो निस और दुस के अंदर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कभी भी स्वर नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा। इसलिए अभी मैंने चार्ट में बताया क ख, ग घ क्यों नहीं बताया, क्योंकि र वहां पर आएगा, वहां पर जहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई भी स्वर आएगा या यर लव आएगा, यानी हस प्रत्याहार आएगा, तो आपके र बनेगा, ऊपर चला जाएगा। बाकी चीज अपन विसर्ग संधि में समझ लेंगे, एक ही चैप्टर में सारी विसर्ग संधि आपको समझा दूंगा। अब वी, यहाँ दुराचार, दुर्जन, दुर्वास आ गया। अब वे उपसर्ग, वी के अंदर इकारांत होने के कारण यथा प्राप्त यण संधि होगी। वी उपसर्ग में वी आ रहा है, इसलिए यण संधि होगी, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम अक्षर ई होता है, तो ई का यह बनता है। ये अपने 8 है, ऐसे ई लास्ट वाले 8 है। वी प्लस हार, तो विहार बना, इसमें कोई संधि नहीं हो रही, वी के साथ हार जुड़ गया। वी प्लस देश, विदेश है। वी प्लस आकुल, व्याकुल है। यहां देगी वह के अंदर ई की मात्रा उस ई का यह बन गया, वह ऐसा कैसा रहा, तो मतलब वह के कुछ नहीं बिगड़ा, आधा वह यहां पर पड़ा है, और इसके अंदर यह के अंदर ये आ जुड़ गया तो या बन गया। वह के बाद में यह है, यह का वह के बाद में ई है, वह के बाद में क्या है, ई, पहले नहीं है ये, वह के बाद में ई है, उस ई का यह बन गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। ई का यह बन गया तो वह आधा हो गया, ये पड़ा यह, आधा यह बना तो उसके अंदर आ जुड़ गया, या बन गया, तो व्याकुल, तो ऐसा कैसा व्याकुल। अब व्यवहार, इस व्यवहार को ध्यान से देखे, यहां पर पहले वी है, उसके बाद में यह के अंदर वाला अ और ये व अब है, अब उपसर्ग आपको पता है, फिर हार है, तो हार को भी अलग करोगे तो हिरी धातु कत प्रत्यय है, ठीक है ना। वी अव ह्री कत, इस तरीके से आपका ये शब्द निष्पन्न हुआ है। हार के अंदर आपके कत प्रत्यय नहीं है, घय प्रत्यय है, ठीक है ना। ह्री के साथ घय प्रत्यय जुड़ा तो हार बना, ह्री के साथ कत प्रत्यय जुड़ेगा तो हृतय बनेगा, हृतय। घय प्रत्यय तो हार बन गया, ठीक है ना। तो वी उपसर्ग, वी उपसर्ग और अ उपसर्ग, दो उपसर्ग है, उसके बाद में ह्री धातु है और घय प्रत्यय है, तब बना व्यवहार। तो व्यवहार में कुल कितनी, 1 2 3 4 चीजें, ऐसे व्यवहार नहीं बनता है।
हाँ, अभी 12वां है आंग। आंग के ड़ कट गया, ङ कट गया, तो आ शेष रहा। आ ही चलता है मूल रूप में। आ के साथ जन्म जुड़ा, आ जन्म बन गया। आ के साथ देश जुड़ा, आदेश बन गया। आ के साथ गच्छति जुड़ा, आगच्छति बन गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का मतलब होता है लास्ट में ई की मात्रा है, तो इकारांत होने के कारण यथा प्राप्त यण संधि भी होगी। तो यहां पर यण संधि नी प्लस कर निकर, नी प्लस चय निचय। बिल्कुल निश्चय नहीं है, निश्चय के अंदर आपके निस उपसर्ग होता है, बीच में से आगे निचय, ठीक है ना। तो यहाँ पर नी उपसर्ग है, यहाँ आपको निश और नी दोनों से देंगे तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज सीखनी है आपको। नी प्लस आस, यहां पर आपके यण संधि है, तो न के अंदर वाला ई है उसका यह बन गया, यह के अंदर वाला ये आ जुड़ गया तो न्या बन गया, क्योंकि न आधा, ई का यह बन गया मतलब ई चला गया तो न आधा ही रहेगा ना, ई का यह बन गया। फिर आ जुड़ा, आ स न्यास, न्यास के अंदर नी प्लस आस। उसी तरह से नी प्लस आय तो आधा न रह गया, उसके अंदर वाले ई का यह बन गया, उस यह के अंदर आ जुड़ा या बन गया, लास्ट वाला यह यहां पर आ गया तो न्याय बन गया। इस तरीके से न्याय मिलता है। ये आपके नी उपसर्ग हुआ। अब ये 14वां देखिए, अधि उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग भी इकारांत है, इसके कारण यथा प्राप्त यण संधि हो जाएगी। लास्ट में ई की मात्रा यह बनेगा। अधि प्लस कार, तो यहाँ पर व्यंजन आ गया तो कोई संधि नहीं होगी, अधिकार है। अधि प्लस आस्ते, यहाँ स्वर आ गया तो ई का यह बन गया, दया आधा हो गया, इस यह के अंदर आ जुड़ा या बन गया, सते का सते जुड़ गया, अध्यास्ते बन गया। अधि प्लस अक्ष, दया आधा हो गया और ई का यह बन गया, यह के अंदर है जुड़ा, यह पूरा बन गया और अक्षय अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। अधि तिष्ठति, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अधि तिष्ठति। इस तरीके से अधि उपसर्ग हो गया। अति उपसर्ग है, इसके ऊपर का निशान मतलब जहां जो नियम यहाँ पर है वो नियम यहाँ पर है, क्योंकि लास्ट में ई की मात्रा तो यण संधि होगी। अति प्लस वृष्टि, अतिवृष्टि। अति प्लस आचार, तय आधा हो गया, ई का यह बन गया, यह के अंदर आ जुड़ा या बन गया, चार जुड़ गया, अत्याचार बन गया। अति प्लस उत्कृष्ट, तो यहां पर तय आधा, उसके बाद में ई का यह बना, यह के अंदर ऊ जुड़ा, यू बन गया और तकृष्ट, यहां पर तकृष्ट वैसा का वैसा जुड़ गया। यहां पर क्या बनेगा, उत्युत्कृष्ट नहीं बनेगा, अत्युत्कृष्ट। ये लो जी, आपका अत्युत्कृष्ट बन गया, क्योंकि अत आधा यो तकृष्ट, अत्युत्कृष्ट। अतिसार में कोई प्रॉब्लम नहीं, अति प्लस सार बन गया। अब आपका अपि उपसर्ग है। अपि नाम, अपि नाम, अपि धान, अपि धान, अपि करोति, अपि करोति, अपि गच्छति, अपि गच्छति, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं पर यण संधि हो तो हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में ई की मात्रा आ रही। सु के अंदर ऊ की मात्राएं, दो उपसर्ग आपके उकारांत है, उनमें से एक तो हमने पढ़ लिया अनु वाला, ये है सु। उकारांत होने के कारण यथा प्राप्त यण संधि होगी। सुपुत्र, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपुत्र। सु प्लस आगत है, तो यहां पर आपके सु प्लस आगत में स के अंदर ऊ की मात्रा है, तो वो आपके ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, ऊ की मात्रा है वो वह बन जाएगा, तो स आधा बन जाएगा, स आधा बन गया और ऊ की मात्रा वह बन गया, वह के अंदर आ जुड़ा, वाह बन गया और गत जोड़ दिया, स्वागत। सु इच्छा, तो यहाँ स आधा हो गया, अंदर वह था उसका ऊ, अंदर वह है उसका ऊ बन गया, ऊ के अंदर ई जुड़ा, तो ई छोटी है तो वह के अंदर ई, देखो स्वेच्छा, स्वेच्छा नहीं होता है, स्वेच्छा में स्व प्लस इच्छा होता है, स्व शब्द होता है वहां पर। यहाँ पर सु उपसर्ग है, स्व उपसर्ग नहीं होता है, स्वेच्छा, उसके अंदर स्व प्लस इच्छा होता है, वो आपके गुण संधि है और ये यण संधि है। सु प्लस इच्छा, वह के अंदर ई जुड़ा, स्वेच्छा। इस तरह समझ में आया ना। स्वस्थ, स्वस्थ के अंदर सु प्लस अस्त, क्योंकि स्व के अंदर ऊ की मात्रा है, उसका वह बन गया, स्वस्थ बन गया। इस तरीके से स्वस्थ आ गया समझ में। अब अपन देखते हैं प्रति। 18वां क्या है, प्रति। प्रति के अंदर भी अति वाला, अति वाला, क्योंकि 8 उपसर्ग के लास्ट में ई की मात्रा वाला। प्रतिकार, प्रतिकार में कुछ है ही नहीं, प्रतिकार बन गया। प्रति प्लस अक्ष, तो तय के अंदर जो ई है उसका यह बना, यह के अंदर यह जुड़ा, यह पूरा बन गया। तय आधा है तो प्रत्यक्ष बन गया, प्रत्यक्ष। प्रत्यर्पण, यहां ध्यान से देखो, प्रत्यय आधा, ये प्रत्यय आधा, यह का ई का यह बना, ये पड़ा यह, ये यह के अंदर जुड़ गया, प्रत्यय बन गया।
और रपण, रपण वैसा का वैसा लिख दिया, प्रत्यर्पण। कुछ लोग यह के ऊपर रह कर देते हैं, गलत होता है। अब प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, प्रत आधा, तय के अंदर ई के अंदर ए जुड़ा तो प्रत्यय बन गया, प्रत्येकम। ये ए की मात्रा यह के अंदर चलेगी। इस तरीके से ये उपसर्ग है ना, ये आपके समास के अंदर भी है, वहां पर भी उपसर्ग का कुछ मतलब होता है। अनु उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ये सारे वहां पर आते हैं, वहां पर कुछ उनका मतलब होता है। इसलिए यहां इसका अध्ययन कर लिया तो समास पढ़ने में भी आपको तकलीफ नहीं होगी। अब अपना परि, प्रति, अपि, अति, अति पढ़ लिया तो परि पढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं है। परि प्लस हार, परिहार, परि प्लस वार, परिवार, ठीक है ना। परि का मतलब चारों ओर, वार यानी दिन, जो प्रत्येक दिन हमारे चारों ओर रहते हैं वो परिवार होता है। परि प्लस आवरण, तो यहाँ पर तो आ गया, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो र आधा बनेगा ना, ये आधा र या आधे तय की तरह यही नहीं रहेगा, ये आधा र उस य के ऊपर चला जाएगा। परि के अंदर ये प्रॉब्लम है, पर र के बाद में यह का ई बना, यह के अंदर आ जुड़ा तो या बन गया, उस या के ऊपर जो रह है ना वो ये रह है। पर या वरण, पर या वरण, पर्यावरण, इस तरह से पर्यावरण बन रहा है। परिधन उषण, यहाँ पर ऊ है, बड़ा ऊ, उसके अंदर यह जुड़ेगा, कौन सा यह, ई का बनेगा, इस ई का यह बना, उस यह के अंदर बड़ा ऊ जुड़ा तो यू बन गया, और ये र यू के ऊपर चला गया तो पर यू क्षण, पर यू क्षण, पर्यूषण। आया समझ में? पर्य उपसर्ग, उप उपसर्ग के लास्ट में ऊ की मात्रा है, ए की मात्रा, ए की मात्रा है तो दीर्घ संधि भी हो सकती है। यहां पर उपहास, उपहास, यहां देखो उप उपसर्ग के साथ में गुण और वृत्ति का कुछ अपवाद है जो संधि में पढ़ाया हुआ है, वहां पर इसका ध्यान करें। उप के साथ हास जुड़ा, उपहास, उप प्लस कृष्णम, उपकृष्णम, उप का मतलब पास में होता है, अविभाव समास में जाकर के देखें। उप प्लस आलम, तो यहाँ पर अ और आ मिलकर के आ बना, उपालंब बन गया, ठीक है ना। उप प्लस करोति, उप करोति, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अभी के अंदर भी ऊपर निशान है, मतलब अति, अति, अपि, प्रति, परि, ये इकारांत वाले 8 उपसर्ग हैं, तो वहां पर ये भी सम्मिलित है। अभी प्लस नय, अभिनय, अभी प्लस नव, अभिनव, ठीक है ना। एक्टिंग और बिल्कुल न्यू, नया, उसको अभिनव कहते हैं। अभी प्लस आगत, यहाँ पर स्वर आ गया तो भय आधा हो गया, और ई का यह बन गया, यह के अंदर आ जुड़ा, यागत बन गया, अभ्यागत। अभी प्लस उदय तो भ आधा हो गया, भय आधा हो गया तो ई का यह बन गया, यह के अंदर वो जुड़ा, यू बन गया, अभ्युदय बन गया, अभी प्लस उदय है। अब 22वां और अंतिम उत उपसर्ग है, ठीक है ना। उत तो तकारांत होने के कारण यथा प्राप्त व्यंजन संधियां होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सम उपसर्ग और उत उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उत प्लस कर्ष, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर पहला दूसरा होता है तो चरत्व संधि होती है, चरत्व से यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा होता है तो पहला बनता है, तो पहले से ही पहला बना हुआ है तो उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसा कैसा जुड़ गया। अब यहाँ पर उत प्लस नति, तो ये त है, बाद वाला अक्षर अगर 5वां है तो इसको भी 5वां बनना पड़ेगा। ये जस्त्व संधि की वैकल्पिक संधि है, उसको कहते हैं अनुनासिक, ठीक है ना। तो इस तय का भी नय बन गया, लास्ट है तो लास्ट बनाओ, तो यहाँ पर लास्ट वाला बना दिया उन्नति, उत प्लस नति। अब यहाँ पर उत प्लस हार, तो ये है शब्द आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर त वर्ग आ जाता है ना, तो यहाँ पर 2 संधियां होती हैं। एक तो यहाँ पर तय का, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा यर लव है या कोई स्वर होता है तो पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का तीसरा बनता है, तो इस तय का द बन गया, ये द पड़ा। और अब ये क्या कहता है, ये जो है ये है इधर जो वर्ग आता है उसी वर्ग का चौथा बढ़ता है, तो ये है इस तय वर्ग का चौथा बना, त थ द ध बन गया, तो इस है का ध बन गया, ठीक है ना। ये पूर्व सवर्ण संधि है, जस्त्व संधि और पूर्व सवर्ण संधि है, तो उ द का त बनाए और है का ध बनाए, और इस है के अंदर वाली आ की मात्रा यहाँ पर है, उद्धार,
उद्धार, उद्धार। आया समझ में? ये समझ में आएगा आपको व्यंजन संधि में। नहीं आया तो रिपीट करके देखो ना, कौन मना कर रहा है। उत प्लस आहरण, यहां पर त है और यहां स्वर है, तो ये त उसी वर्ग का तीसरा पड़ेगा। तो उद आहरणम, तो उदाहरणम, तो यहां पर जस्ट संधि। इस तरीके से उत उपसर्ग आपके कहीं पर भी हो, आपको ढूंढ करके लिखना है। ये 22 उपसर्ग हमने पढ़ लिए हैं, समझ में नहीं आया रिपीट करके देखो, और अच्छे से आप लोग इसके उदाहरणों को पढ़ो, एकदम जहन में उतर जाएगा। अभी तक हमने उपसर्ग के बारे में जो बात पढ़ी थी ना, उनको थोड़ा गहरा कर लेते हैं। उपसर्ग केवल धातुओं अर्थात क्रियाओं के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे अभी प्लस राम, तो अभिराम बना, अभी उपसर्ग लगा राम। अरे यहां पर राम शब्द तो संज्ञा शब्द है, परंतु राम शब्द में मूल धातु रम है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। तो रम के साथ घय प्रत्यय जुड़ा तो राम हुआ। अब राम है का मतलब प्रसन्न करने वाला होता है, तो फिर संज्ञा शब्द कैसे हुआ? हुआ कैसे नहीं हुआ? इसके अंदर आप लोग कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो संज्ञा शब्द बन जाएगा। जैसे आप लोग पट के साथ कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित बन जाएगा, पठित तो संज्ञा हो गया ना। अतः उपसर्ग जिस किसी शब्द के साथ जुड़ता है उसमें मूल रूप से धातु अर्थात क्रिया मौजूद रहती है। इसलिए आपको जो भ्रम होता है ना, अभी प्लस राम, बच्चे प्रश्न करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, ऊपर कहते हैं उपसर्गो क्रिया योगे, उपसर्ग हमेशा क्रिया के योग में ही आता है। फिर कहते हैं अभिराम में सर कौन सा उपसर्ग है? तो क्या इसमें तो अभी उपसर्ग है। तो अभी आप बोल रहे थे कि उपसर्ग केवल क्रियाओं के साथ में जुड़ते हैं और यहाँ पर राम क्या क्रिया है। टीचर कंफ्यूज, क्योंकि टीचर को पता नहीं है, घय प्रत्यय पढ़ा ही नहीं। अरे इधर जो जानकारी दी जा रही है ना, परफेक्ट दी जा रही है, 0 से हीरो है ना, 0 से 100%। इसलिए पूरे वीडियो देखें हमारे, आ गया समझ में? अब देखिए यहां पर जो बात लिखी नहीं, ये कहीं पर भी नहीं लिखी है। उपसर्ग क्रियाओं के साथ जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, प्र प्लस हार प्रहार, प्रहार का मतलब चोट पहुंचाना। ये बात तो आप हर जगह पढ़ते हो, लेकिन प्रहार में क्या है मालूम? प्र हिरी धातु और घय प्रत्यय से हार शब्द बना। हिरी का मतलब हरण करना और हार का मतलब हरण करने वाला, क्योंकि राम का मतलब प्रसन्न करने वाला, तो हार का मतलब हरण करने वाला, हरण करने वाला और कहां चोट पहुंचाने वाला। ये प्र उपसर्ग का कमाल है। तो यहां कितने उपसर्ग है, सबका कमाल है, और उस सब के अंदर हिरी धातु ही है और घय प्रत्यय है, किसी के अंदर प्रत्यय चेंज नहीं किया। हार शब्द है ना, उसके अंदर हिरी धातु घय प्रत्यय है। तो प्रहार, प्र घी और इसका मतलब प्रहार, उसका मतलब चोट पहुंचाना। आ के साथ हार जोड़ा तो आ हिरी धातु घय प्रत्यय है, आहार बना। आहार का मतलब तो भोजन ही होता है। वी उपसर्ग के साथ हार जोड़ा, वी उपसर्ग हिरी धातु और घय प्रत्यय है, इसको हार को डबल किया, बाकी कुछ नहीं। कुछ लोग वी प्लस हार वी आर ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ लोग वी हिरी घय ऐसे पढ़ाते हैं, हम दोनों ही पढ़ा रहे हैं। विहार का मतलब घूमना होता, पर्यटन करना। विहार करने गए थे, शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। अरे कहानी नहीं सुना रहा हूं, व्याकरण पढ़ा रहा हूं। यहां देखिए, ये तो आपके सह लिख करके बंद कर दिया जी गुरुजी। यहां पर मैं आएगा ना तो सम उपसर्ग आएगा, सम उपसर्ग और हार जोड़ेंगे तो मैं का हलंत बन जाएगा, हिरे धातु और घय प्रत्यय, संहार बनेगा। संहार का मतलब मारना। परि के साथ हार जोड़ा, परि और ही धातु घय प्रत्यय, परिहार बना। परिहार का मतलब त्याग करना होता है, ठीक है ना। निर उपसर्ग आंग उपसर्ग हार शब्द, निर उपसर्ग आंग उपसर्ग हे धातु और घय प्रत्यय, दो उपसर्ग है। निर उपसर्ग का रह के अंदर आ जुड़ा, और ये ग है ना, इसका तो लोप हो गया, तो आ ही है, आहार, ठीक है ना। यहां पर भी आंग उपसर्ग है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो निराहार बना, निर आ हार, तो यहां निराहार का मतलब बिना भोजन होता है। फिर निहार, सिर्फ बीच में से आ हटा दिया, नी हिरे धातु घय प्रत्यय, निहार। निहार का मतलब देखना भी होता है, संस्कृत में प्रशंसा भी होता है, निहार। अब उत उपसर्ग हार धातु है,
उत उपसर्ग हे धातु घय प्रत्यय उद्धार, अभी पीछे भी पढ़ा था अपन ने ये उत उपसर्ग में। उद्धार का मतलब क्या होता है? मुक्ति। अब उप उपसर्ग हार धातु, उप उपसर्ग ह्री धातु घय प्रत्यय उपहार, उपहार का मतलब भेंट होता है। तो सबका मतलब चेंज हो गया है, केवल उपसर्ग चेंज करते हैं तो ये अर्थ को जबरदस्ती खींच के ले जाता है। प्रहार चोट पहुंचाना, आहार भोजन करना, विहार घूमना, संहार मारना, परिहार त्याग करना, निराहार भोजन बिना भोजन रहना, निहार यानी देखना, उद्धार यानी मुक्ति करना, उपहार यानी भेंट। इस तरीके से अपने उपसर्ग होते हैं। केवल उपसर्ग ही नहीं है, और भी हैं। क्या है? कक्षा 10 संस्कृत स्पंदना पाठ्य पुस्तक एवं व्याकरण बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस प्राप्त करें। कक्षा 8 बोर्ड पैटर्न के अनुसार संस्कृत पढ़ें और कक्षा 6वीं 7वीं और 9वीं सिलेबस के अनुसार अध्ययन करें। रीड फर्स्ट लेवल व सेकंड लेवल, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत व सेकंड लैंग्वेज संस्कृत संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको तो केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कक्षा 10 के बोर्ड पैटर्न के अनुसार संस्कृत व्याख्या कैसे होती है, पाठों को ऐसे ऐसे हिंदी बोल देते हैं, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? हम जहां पढ़ाते हैं वहां 95 से लेकर 100% बच्चों के नंबर आते हैं संस्कृत में। इसलिए ध्यान से अपने बच्चों को कक्षा 6 से 10वीं तक हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे दिखाएं संस्कृत में, और रेट वाले भी देखें। इन्हीं शब्दों के साथ इस उपसर्ग नाम के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो तक जल्दी से खोल करके अगला वीडियो देखें। नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो हिंदम। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।